नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भूमि से संबंधित और न्यूज़ से संबंधित और अन्य मामलों से संबंधित मैं इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालता रहता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि पैतृक संपत्ति क्या होती है और उसका क्या नियम होता है। दादा की संपत्ति में पोती या पोते का अधिकार के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानकारी करेंगे। लेकिन अगर आपको इस YouTube चैनल को ज्वाइन करना है, और सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं बहुत ही खुश हूं, क्योंकि मेरा सिल्वर बटन मेरे पास तक आ चुका है YouTube की तरफ से, और आप सभी मेरी वीडियो देखने वालों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे देश के न्यायालय में अधिकांश मामले संपत्ति से जुड़े हुए होते हैं और आप सभी को इस बारे में पता है, जिनमें अधिकतर मामले पैतृक संपत्ति अर्थात पिता या दादा की संपत्ति से संबंधित होता है। और इस पैतृक संपत्ति को लेकर कभी ना कभी परिवार के अंदर विवाद उत्पन्न होता ही रहता है। यानी कि इस प्रकार का विवाद बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि बच्चा जन्म के साथ ही पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है, और आम तौर पर पैतृक संपत्ति यानी प्राप्त करने में लोगों के अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि आखिर पैतृक संपत्ति क्या होती है, पोती का कितना अधिकार होता है, पोते का कितना अधिकार होता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में उनकी पत्नी और सभी बच्चों का बराबर का अधिकार होता है, और ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं। और यदि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को आप विस्तार से देखिए, और दादा की संपत्ति में पोता या पोती के अधिकार के बारे में आप विस्तार से जान जाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि पैतृक संपत्ति आखिर होती क्या है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में इसी प्रकार से समझाता हूं ताकि आप लोगों को विस्तार से पता चल जाए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में नहीं पता है तो अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर दें। हिंदू कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने पिता दादा के उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति का पैतृक संपत्ति कहलाती है। यानी कि अगर बाप दादाओं की पहली पुरानी संपत्ति है तो वो संपत्ति ही पैतृक संपत्ति कहलाती है। और यदि इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पुरुषों की 4 पीढ़ियों तक यानी विरासत में मिलने वाली संपत्ति पैतृक संपत्ति ही कहलाई जाती है। सबसे खास बात यह है कि पैतृक संपत्ति में हिस्से का अधिकार जन्म के समय से ही मिल जाता है, और हिंदू कानून के अनुसार संपत्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे पैतृक संपत्ति स्वयं कमाई हुई संपत्ति कहा जाता है। और पैतृक संपत्ति के अंतर्गत वह संपत्ति आती है जिसमें आपके बुजुर्ग पिता दादा को छोड़ जाते हैं जो संपत्ति, और हिंदू संशोधन एक्ट 2005 यानी कि संशोधन से पहले किसी भी परिवार के पुरुष और सदस्यों की कानूनी रूप से जो पैतृक संपत्ति यानी उत्तराधिकार माना जाता था, परंतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान और 6 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा लेने का हकदार बना दिया गया है 2005 के अंदर। यदि पिता स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति की बात करें तो इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 2016 में दिए गए एक निर्णय के अनुसार माता पिता के द्वारा यानी जो कमाई हुई संपत्ति पुत्र का कोई कानूनी हक नहीं होता है। अगर पिता के द्वारा इस प्रकार की कोई संपत्ति यानी अर्जित की हुई है, यानी कि पिता ने अपनी संपत्ति खुद उसके बाप की नहीं है यानी बाप दादा की नहीं है,
इसके साथ ही यदि घर माता पिता के द्वारा बनाया गया है तो पुत्र को कानूनी रूप से घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह शादीशुदा ही क्यों ना हो, और वह सिर्फ अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार ही उस घर के अंदर रह सकता है। ऐसा नहीं कि माँ बाप को बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर माँ बाप ने उस मकान को बनाया है तो उस मकान के ऊपर भी माँ बाप का ही अधिकार होता है। बेटे का जब चाहे कान पकड़ के वो उसे बाहर निकाल सकते हैं, भले ही बेटा शादीशुदा क्यों ना हो। बात कर लेते हैं कि दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार कितना होता है। इसके ऊपर मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है कि न्यायालयों के अंदर इस प्रकार के मुकदमे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और फिर क्या होता है कि जान की लाले पड़ जाते हैं, एक दूसरे का जान का दुश्मन बन जाता है। यदि एक पोते के दादाजी ने परिवार के बंटवारे के समय अपनी संपत्ति अपने पिता अपने पुत्र की कानूनी उत्तराधिकार के रूप में आवंटित कर दी है तो उस संपत्ति पर पोते का कोई अधिकार नहीं रह जाता है, और दादा अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी हस्तांतरित यानी दे सकता है। यदि दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो इस दौरान उसके द्वारा वसीयत नहीं की गई है तो उस संपत्ति में कानूनी वारिस अपनी पत्नी पुत्र पुत्री होंगे। यानी कि जो संपत्ति अगर दादा ने हस्तांतरित किसी को नहीं लिखी या वसीयत नहीं की या वसीयत से पहले ही मर गया है तो उस संपत्ति में सबका अधिकार रहेगा, और मिली संपत्ति को उनकी निजी संपत्ति के रूप में माना जाएगा, और इसी संपत्ति में किसी भी अन्य को हिस्से का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। यदि दादा की मृत्यु से पहले उसके किसी पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो गई तो उसके बेटे या बेटी अर्थात पौत्र पौत्री के कानूनी उत्तराधिकार व हिस्सा उसे यानी कि मिल जाएगा जो पहले बेटे या बेटी को मिला था। और यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि दादा यानी कि जो दादा के पोते का सिर्फ अपने पिता का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा, और यदि पोता के पिता जीवित हैं तो किसी भी हिस्से का हकदार नहीं होगा। अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है, यानी कि वसीयत नहीं लिखी गई है और उसके पिता की मौत हो जाती है, तो सभी कानून उत्तराधिकार को उनकी संपत्ति का समान अधिकार होगा। और हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकार के 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। यानी कि पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है, और इसके बाद इसमें विधवा बेटी और बेटों के साथ साथ अन्य लोग भी आते हैं, और हर एक उत्तराधिकारी का संपत्ति के सामान यानी जो संपत्ति पर समान अधिकार होता है। और इसका मतलब है कि बेटी के रूप में आपको अपने पिता की संपत्ति पर समान अधिकार मिलेगा। लेकिन 2005 से पहले ये जो अब उत्तराधिकार अधिनियम अब लागू हुआ है 2005 के बाद में, इसमें बेटी को समान अधिकार है। लेकिन 2005 से पहले जब संशोधन नहीं हुआ था तो हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF की सदस्य मानी जाती थी। यानी HUF उन्हें शादी के बाद पहले मुस्लिम परिवार में भी ऐसा ही होता था कि बेटी HUF का अधिकार ही मानी जाती थी, क्योंकि मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ के अंदर इस बात का है शरीयत के अंदर कि बेटी का जो तिहाई हिस्सा है उससे खर्च कर अपनी बेटी की शादी कर दो, और बाद में जब बेटी की शादी कर देते हैं तो उसका अपने बाबा दादा की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रहता था। और बिल्कुल ठीक ऐसे ही हिंदू उत्तराधिकार 2005 से पहले भी HUF के अंदर ही बेटी आती थी, उसका भी इसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन अब मुस्लिम बेटी का भी और हिंदू बेटी का भी, क्योंकि समानता का अधिकार जब से लागू हुआ है तब से हिंदू बेटी और मुस्लिम बेटी का समान अधिकार है। यानी कि
हम वारिस यानी समान उत्तराधिकार नहीं था, और हम वारिस या समान उत्तराधिकार के होते होते जिनका यानी अपने से पहले 4 पीढ़ियों को अविभाजित संपत्तियों पर हक होता था। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF का ही हिस्सा नहीं माना जाता था। 2005 में संशोधन के बाद बेटी को हमवारिस यानी कि समान उत्तराधिकार माना गया है, और अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी और पिता की संपत्ति पर समान अधिकार रहता है। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करें। आपका इसी प्रकार का कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें, और हाँ, वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका कोई अगर सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें, लेकिन वही व्यक्ति सवाल लिखे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।